नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर सेकंड है। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था जिसमें बहुत सारे पॉइंट को मैंने बताया था आपको जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो भारत का जो समय क्षेत्र है, यानी कि भारत का टाइम जोन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत का टाइम कैसे डिसाइड होता है और ग्रीनविच और भारत के बीच में कितना अंतर पड़ जाता है, उसे भी हम देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसे अगर हम बीच से विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो ये जो पार्ट हो जाता है ऊपर वाला, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसे इक्वेटर कहते हैं बीच की लाइन को, और भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। दूसरी तरफ हम अगर पृथ्वी को ऊपर से नीचे की तरफ बांटे तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं देशांतर रेखा, और इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसी से दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। और हम अगर इस तरफ इसे देखेंगे, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये 180 डिग्री तक होती है, और दूसरी तरफ भी देशांतर रेखाएं जो है वो 180 डिग्री तक इसे बांटती है। ये देशांतर रेखाएं होती है, इससे टाइम डिसाइड होता है पूरी दुनिया का। तो हम भारत के बारे में अगर हम देखें तो ये है ग्रीनविच रेखा, और भारत कहाँ पर है? हमारे पूर्व की तरफ। ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व की तरफ भारत है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी देशांतर रेखाएं यहां से गुजरती है। तो देखिए, भारत को सबसे पश्चिमी में ये जो सर्करीक वाला एरिया है, यहां पर एक देशांतर रेखा इसे टच करती है जो है 68 डिग्री 7 मिनट वाली देशांतर रेखा। तो ये पश्चिम की तरफ भारत को टच करती है। और अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व को देशांतर रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है पूर्व की तरफ, और ये 97 डिग्री 25 मिनट वाली देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको लग गया पता, एक पश्चिम की तरफ है जो भारत को काटती है, और एक पूर्व की तरफ देशांतर रेखा है जो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये दो रेखाएं इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा कि भारत में टाइम का डिस्टेंस कितना होगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, ये जो ग्रीनविच रेखा है और देशांतर रेखा इसे बोला जाता है, तो अगर ये इस तरफ वाले 180 डिग्री है, इस तरफ भी 180 डिग्री है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर होती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर होगी। और भारत की जो पश्चिम में देशांतर रेखा छूती है इसे, ये 68 डिग्री है। तो हम इसे निकालते हैं। जैसे 68 डिग्री है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 272 मिनट। तो ये हो गया हमारा जो पश्चिम की तरफ देशांतर रेखा है उसका, ये है 272 मिनट अगर हम ग्रीनविच से इसे मापते हैं। अब हम पूर्व की तरफ देखें तो ग्रीनविच से पूर्व कितना दूर है? ये जो 97 डिग्री है इसे हम अगर निकालें तो 97 डिग्री मल्टीप्लाई 4, ये निकलेगा 388 मिनट। तो पश्चिम की तरफ हम देखें तो ग्रीनविच से ये 272 मिनट के गैप में है, और पूर्व की तरफ देखें तो ग्रीनविच से इसकी जो दूरी है वो है 388 मिनट। तो 1 डिग्री कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि 4 मिनट के बराबर होता है। अब हम भारत के जो पश्चिम और पूर्व के बीच में कितना गैप है इसको हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 68 डिग्री है इसे क्या करना पड़ेगा? 97 से माइनस करना पड़ेगा, और 97 से 68 को अगर माइनस किया जाता है तो कितना आता है? 29। तो ये 29 डिग्री का फर्क पड़ गया। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये जो एरिया है इसका अंतर कितना हुआ? 29 डिग्री, 29 डिग्री का फर्क पड़ गया। और अगर 29 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 116
मिनट, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जो एरिया है ये पूरा, इसमें 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आ गया अगर हम ग्रीनविच से इसे मापते हैं। तो 2 घंटे का डिफरेंस अगर आ गया तो यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा? देखिए, अगर पूर्व में, क्योंकि सूरज कहाँ से उगता है? सबसे पहले पूर्व में उगता है। तो यहाँ पर मान लो कि 4 बजे सुबह हो जाती है, 4 बजे सूरज निकल आता है। तो अगर यहाँ पर 4 बजे सूरज निकला तो यहाँ पर 6 बजे सूरज निकलेगा, तो ये तो सब गड़बड़ हो गया। और एक्चुअल में ऐसा होता है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया है वहां पर 4 बजे ही मॉर्निंग हो जाती है, 4 बजे ही सुबह हो जाती है। और जब यहाँ पर सुबह होती है तब यहाँ के लोग सोए होते हैं, यहाँ पर 2 बजे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इसी डिफरेंस को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, समय निर्धारित रेखा जो ले ली हमने वो 82.5 डिग्री को ले ली। तो ये 82.5 डिग्री जो है वो हमारे देश का जो समय निर्धारित करती है लाइन वो है। तो 82.5 डिग्री क्या है? हमारी समय निर्धारित करने वाली रेखा है। अब देखिए, हम लोकल में तो 82.5 डिग्री को लेते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, क्योंकि हमें व्यापार भी करना पड़ेगा, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बाहर देश में जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या होता है कि जो ग्रीनविच है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीनविच है इससे हमारा भारत कहाँ पर है? पूर्व की तरफ। कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री हमने ली। ये जो हमारे समय निर्धारित रेखा 82.5 ली, तो 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 328 मिनट आएंगे। और 82.5 है और आधा, क्या आधा जोड़ लो, 2 मिनट और जोड़ लो इसमें, क्योंकि 82.5 है ये, तो कितना हो गया? 330 मिनट। लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। आप ये मान लो कि ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे हमारे भारत के बीच में जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर आता है। और ये अंतर आगे है या पीछे है? तो भारत जो है वो पूर्व की तरफ है, तो हमारा भारत का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलेगा। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे? 5:30 बजे होंगे। तो हमारा जो टाइम होता है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। और हमारे जो समय निर्धारित करने वाली रेखा है वो है 82.5 डिग्री, जो पूर्व की रेखा इसे कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा, तो इसे हम कहते हैं। अब देखिए, ये 82.5 डिग्री जो रेखा ली है ये किन किन राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश। ये 5 जो राज्य है यहीं से हमारी 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, जो हमारा समय निर्धारित करती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ये बोल दिया जाएगा कि हमारे जो समय निर्धारित रेखा है 82.5 डिग्री वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें बिहार का नाम दे दिया जाएगा, झारखंड का नाम दे दिया जाएगा। तो आप याद रखिए कि ये सिर्फ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा कि हमारा जो टाइम है वो कैसे निर्धारित होता है, जो ग्रीनविच रेखा से कैसे निर्धारित किया जाता है, और ये 5.5 घंटे आगे होता है। अगर आपको इसके बारे में फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है। तो आप कमेंट में बता देना, जितनी बार भी आप पूछोगे उतनी बार मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो कैसे होता है, और ग्रीनविच से हमारे कितने घंटे का गैप पड़ता है उसे भी हमने अच्छे से जान लिया। अब हम देखेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो ये सारे देश हैं जिनसे लगती है। तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए। ये मान लीजिए आप चल रहे हो, ये हो गया पाकिस्तान, ये पूरा एरिया। उसके बाद आ गया अफगानिस्तान, ये छोटा सा एरिया अफगानिस्तान का है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरा चीन से लगता है। फिर उसके बाद नेपाल आ गया, फिर आ गया भूटान, फिर से चीन आ गया जो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। तो ये सारे देश हैं जो भारत से अपनी सीमा बनाते हैं। अब कौन ज़्यादा बनाते हैं, कौन कम बनाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भारत से सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा, वो बनाता है बांग्लादेश। लगभग बांग्लादेश जो सीमा बनाता है वो बनाता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हमारे देश से सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा। सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर। ये सबसे कम हमारी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक होती है, बचपन MBA। ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चाइना, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक है बचपन MBA, इसे आप याद रख सकते हैं, जिससे ये घटते क्रम में है। ब से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर उसके बाद घटते क्रम में ये सारी ट्रिक है। तो पाकिस्तान जो है वो किन किन राज्यों से हमारी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये रहा पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये बनाता है जम्मू कश्मीर से, फिर आ गया पंजाब से, फिर राजस्थान और गुजरात। तो ये 4 राज्यों से हमारी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये हो गया पाकिस्तान। ये 4 राज्यों से हमारी सीमा बनाता है। फिर उसके बाद आ गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बनाता है। मैंने आपको बताया कि सबसे कम सीमा ये बनाता है 106 किलोमीटर की। फिर उसके बाद चीन शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीन, ये पूरा जो एरिया है ये चीन हमारे साथ बाउंड्री बनाता है। तो ये हो गया चीन। चीन किन किन राज्यों से हमारी सीमा बनाता है? तो सबसे पहले लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद कौन सा आ गया? सिक्किम आ गया, और फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य होंगे ये हमारे? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए हमारे 5 राज्य जिनसे चीन जो है वो हमारी बाउंड्री बनाता है। फिर उसके बाद कौन सा है? नेपाल। नेपाल किन किन राज्यों से हमारी सीमा बनाता है? तो नेपाल हो गया, सबसे पहले नेपाल बनाता है उत्तराखंड से, ये वाला उत्तराखंड से बनाता है, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से, फिर बनाता है पश्चिम बंगाल से और फिर सिक्किम से। इसे आप याद रखिए कि नेपाल जो है वो पश्चिम बंगाल से भी हमारी सीमा बनाता है, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है ये ऐसे है, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये पूरा जो है ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो नेपाल है वो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। तो मैप में ज़्यादा डिफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचोगे कि पश्चिम बंगाल से नहीं बनाता है, पर ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल से भी ये सीमा बनाता है। तो नेपाल कितने राज्यों से हमारी सीमा बनाता है? तो 1 हो गया उत्तराखंड, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 राज्यों से हमारे यहाँ पर सीमा बनाता है। फिर उसके बाद भूटान का नाम आता है। भूटान जो है वो सिक्किम से अपनी सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से बनाता है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये जो है वो कितने राज्यों से बनाता है? 4 राज्यों से हमारी सीमा साझा करता है। इसमें आप याद रखिए कि पश्चिम बंगाल से भी भूटान हमारी सीमा लगती है। इसे आप यहीं से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा तो नेपाल या भूटान से ही बनेगा। फिर बांग्लादेश आया। सबसे ज़्यादा हमारा जो एरिया है बांग्लादेश से टच करता है। बांग्लादेश में सबसे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है वो पश्चिम बंगाल से ही बनाता है। उसके बाद असम से बनाता है, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो कितने राज्य होंगे? 5 राज्यों से ये बांग्लादेश हमारी सीमा बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आपको बोल देगा
कि बांग्लादेश से सिक्किम भी हमारी सीमा टच करता है। तो सिक्किम बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती सिक्किम की, सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीमा ही यहाँ पर लगती है। फिर म्यांमार से कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार से लगते हैं। तो ये सारे जो 7 के 7 जो देश हैं जो हमारे भारत से लगते हैं, वो किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। और ये टोटल कितने हैं? तो ये टोटल 17 राज्य हैं। अब जो है, जो पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री लगती है, उन बाउंड्री के नाम भी है। जैसे ये वाला एरिया जो है गुजरात वाला, इसे सरक्रीक रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये सारा जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ जो है वो 1947 में बनाई गई थी, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो उसी समय ये रेखा बनाई गई थी। फिर उसके बाद क्या है? ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये POK वाले एरिया में आता है। इसके बाद POK है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया है, तो यहाँ पर ये LOC वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सा है? ये है LAC जो चीन के कंट्रोल में है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। तो आप इन लाइनों को भी याद रखिए। ये जो बाउंड्री है इनके भी नाम है। आप रेड क्लिफ को याद रख सकते हैं, LOC को याद रख सकते हैं कि कहाँ पर है, तो इसे भी आप याद रखिए। फिर उसके बाद जो चीन से विवाद चला हुआ है, जैसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लद्दाख वाले क्षेत्र और इस पूरे एरिया में LAC कहा जाता है इस लाइन को, जो अक्साई चीन जो चीन के कंट्रोल में है। और इस वाले अरुणाचल प्रदेश वाले जो लाइन है, इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन इस पर दावा करता है कि ये हमारा क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। इस वाले लाइन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और ये इसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अब हमने देख लिया कि भारत की जो बाउंड्री है वो स्थलीय भागों से कहाँ कहाँ पर लगी है, स्थलीय सीमा कितनी है। अब हम देखेंगे कि भारत की जलीय जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है। भारत के जो राज्य हैं, जो बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर जो हिंद महासागर के एरिया में लगते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उसे हम देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से आप देख लीजिए, ये है गुजरात, उसके बाद आ गया महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं, तो इसे आप याद रखिए। अगर आपको पूछा गया कि जलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है गुजरात। और अगर आपको ये पूछा गया कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो जलीय सीमा बनाता है, तो वो है महाराष्ट्र। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमाएं लगाती हैं, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल इस वाले क्षेत्र में अपनी जलीय सीमा लगाते हैं। इसकी जो पूरी लंबाई है, ये जो जलीय सीमा है, इसकी जो पूरी लंबाई है लगभग 7516.6 किलोमीटर है। इसकी जो पूरी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, ये जो पूरी स्थलीय सीमा है, इसकी जो लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। ये कई बार पूछा जा सकता है कि हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी लंबी है और जलीय सीमा हमारी कितनी लंबी है। ये 7516.6 किलोमीटर तब है जब हम अंडमान और लक्षद्वीप समूह को भी गिनते हैं, तब हमारी पूरी बाउंड्री जो है 7516.6 किलोमीटर, जब अंडमान और लक्षद्वीप समूह को भी हम साथ में गिनते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा से कौन कौन से जो द्वीप हैं वो लगते हैं। जैसे मालदीव है, वो जलीय सीमा से लगता है हमारा, और श्रीलंका है। इंडोनेशिया भी है जो अंडमान निकोबार से सीमा साझा करता है। पर हम इम्पोर्टेंट मालदीव और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो मालदीव जो है वो हमारे जो लक्षद्वीप समूह है उसके साथ अपनी जो सीमा है वो बनाता है। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप में एक तो लक्षद्वीप है और दूसरा है
मिनिकॉय द्वीप। ये दो द्वीप जो है वो लक्षद्वीप समूह का ही भाग है। जैसे अंडमान निकोबार है, इसमें 7 द्वीप आते हैं, वैसे ही लक्षद्वीप समूह में लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप ये सब आते हैं। मिनिकॉय द्वीप से ही मालदीव हमारी जो रेखा है, बाउंड्री है, वो शेयर करता है। जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो लाइन है उसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब ये जो चैनल है वो आज तक का चैनल नहीं है, टीवी चैनल नहीं है। जो भी अक्षांश रेखाएं समुद्र से होकर गुजरती है तो उसे चैनल कहा जाता है। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल हमारा साझा करता है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में 9 डिग्री चैनल हमारा लगता है। इसे आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है, तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में आता है। इसे आप याद रखिए, ये पूरा लक्षद्वीप समूह है। अब जो दूसरा है वो है श्रीलंका। तो देखिए, श्रीलंका और भारत को जो जोड़ता है वो जोड़ता है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज में ही राम सेतु आता है। राम सेतु ही एडम ब्रिज का एक भाग है, इसी के बीच में राम सेतु भी आता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? एक है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और उसी में एक स्थान आता है जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रामनाथपुरम जो है, ये जिला जो है, इसी में रामेश्वर आता है। और यहाँ पर जो रामेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और रामेश्वर के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर एक गांव है धनुषकोडी, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनका पुश्तैनी गांव है। तो ये यहीं पर स्थित है, तो इसे आप याद रखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पार्क स्ट्रीट है। ये जो पार्क स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट किसे कहते हैं? इसे पार्क जल संधि कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए, पार्क जल संधि या पार्क स्ट्रीट क्या होता है? यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। इन 2 खाड़ियों को जो जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। तो इसका जो नाम है वो पार्क स्ट्रीट है, यानी कि पार्क जल संधि है। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे पार्क जल संधि कहा जाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन लगी हुई है ये क्या है? देखिए, अगर यहाँ से मान लीजिए कि इस वाले एरिया से अगर हमें सामान पहुंचाना है तो हम वाटरवे से यहाँ से पूरा श्रीलंका कवर करते हुए यहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ पर बात चली थी कि हमें पूरा श्रीलंका कवर करना पड़ता है, तो हमें दूरी बहुत ही पड़ जाती है, क्योंकि पूरा श्रीलंका कवर करके यहाँ पर जाना पड़ता है। क्यों ना हम ये जो पार्क जल संधि है इसी से होकर यहाँ पर चला जाए, क्योंकि डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जो हम पूरा चक्कर लगाते हैं ये पूरा चक्कर हमारा कम हो जाएगा और सामान जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एडम ब्रिज है, जिसी का भाग जो है वो राम सेतु है। तो ये राम सेतु जो है वो जलमग्न हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर पानी आ चुका है, और ये जो पुल है वो पानी के थोड़ा सा नीचे है। ये दिखाई नहीं देता है, ये पानी के थोड़ा सा नीचे है। जब जहाज यहाँ से गुजरेगा तो जहाज का जो पैनल होता है वो काफी नीचे होता है, पानी में भी पैनल होता है उसका, तो ये इस पुल से टकराएगा, जिससे जहाज जो है वो डूब सकता है। तो इसी को हटाने की बात की गई थी, पर ये मामला फिर विवाद में आ गया, तो अभी तक इसका कुछ हल नहीं निकला है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये विवाद यही था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे स्थलीय सीमा बनाते हैं देश, उनके बारे में बता दिया। जो भी हमारे जलीय सीमा बनाते हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया, और हमने टाइम जोन के बारे में भी देख लिया कि भारत का टाइम कैसे निर्धारित होता है। तो ये था आज का लेक्चर। ये सारे मैंने बातें लिख दी है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ से
एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लगभग जो स्थलीय सीमा बनाते हैं हमारे देश, उससे पूछा जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हमारे छूते हैं, नेपाल से कौन से राज्य छूते हैं, भूटान से कौन से राज्य छूते हैं, तो इनके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी मेरी गलती थी उसको भी बता सकते हैं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।